हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राजसवी ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है क्लास 10th की टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए। टर्म 1 एग्ज़ाम्स की डेट शीट रिलीज़ हुई है 18 अक्टूबर 2021 को। इस वीडियो में हम मेजरली यही चीज़ डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करेंगे कि हमारी टर्म 1 की डेट शीट क्या है, सेकेंड कि हमारा साइंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, थर्ड बच्चे ने नहीं पढ़ा है या जिसने अभी तक शुरू भी नहीं किया है तो वो सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करे एक मंथ के अंदर, क्योंकि आपका पेपर्स के अकॉर्डिंग कुछ 1 मंथ का अप्रॉक्सीमेशन पड़ रहा है कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है पूरा साइंस का सिलेबस कवर करने के लिए, और उसमें उसी बीच में आपको और सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और फोर्थ कि अगर हमने सिलेबस कर भी लिया है तो हम एमसीक्यूज़ कैसे प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से करें। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि क्लास 10th की डेट शीट क्या है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपके जो मेजर पेपर्स हैं उनकी डेट शीट है। मेजर पेपर्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि आपके मेजर पेपर्स हैं। ठीक है, मेजर पेपर्स में आपका सबसे पहला जो पेपर है वो है 30 नवंबर को सोशल साइंस का। ठीक है, आपका सोशल साइंस का पेपर कब है? 30 नवंबर को, और उसका कोड क्या है? 087। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर ही आपका साइंस का है, जो कि है 2 दिसंबर को। साइंस का पेपर और सोशल साइंस के पेपर में आपको 1 डे का गैप मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। साइंस का पेपर है हमारा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हमारा साइंस का पेपर है क्लास 10th का। उसके बाद देखिए हमारा जो थर्ड पेपर है क्लास 10th के लिए, वो 3 दिसंबर को है, जो कि होम साइंस वालों का है, पर आप लोगों का शायद मेजरली नहीं होता। जो बच्चे होम साइंस के लिए हैं वो सिर्फ उनका ही है, बाकी जो साइंस वाले हैं उनका होम साइंस से बिल्कुल रिलेट मत करना। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि होम साइंस वाला और साइंस वाले दोनों पेपर होंगे क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। हम जो नॉर्मल जो साइंस का मेन सब्जेक्ट है उसके लिए सिलेबस कोड है आपका 086, लेकिन होम साइंस वालों के लिए 064 है। तो आपको डिफ़र करता है कि साइंस का अलग है, होम साइंस का अलग है, तो आप साइंस वाले पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद आपका जो फोर्थ पेपर है वो 4 दिसंबर को है, जो कि मैथ्स का है। मैथ्स में आपको दोनों दे रखे हैं चॉइसेस में कि बेसिक का क्या है, स्टैंडर्ड का क्या है, दोनों के अलग अलग पेपर्स आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है 8 दिसंबर को, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है। देन आपका पेपर है 9 दिसंबर को हिंदी का, एंड देन लास्ट पेपर आपका जो फिनिश हो रहे हैं वो है 11 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। लास्ट पेपर आपका लैंग्वेज का है, यानी इंग्लिश का है। तो ऑन एन एवरेज लगाएं तो आपके लिए एसएसटी पढ़ने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर आप साइंस के लिए देखें तो साइंस के लिए आपके पास 1 डे है। उसके बाद आप अगर होम साइंस नहीं है, आपकी डायरेक्ट मैथ्स है, तो डायरेक्ट मैथ्स के लिए भी आपके पास सिर्फ 1 डे ही मिलता है, जो कि हाँ 1 डे के अप्रॉक्स ही मिल रहा है आपको। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं तो आपके लिए टाइम है वहाँ पे थोड़ा सा करने के लिए, पर इतना दिन कौन कंप्यूटर्स पढ़ता है, तो आप हिंदी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस हटा दूँ तो उसको हटा के मेरे पास 3 डेज बचते हैं हिंदी के लिए, देन 1 डे बचता है मेरे पास इंग्लिश के लिए। तो आपके पास जो ऑन एन एवरेज टाइम है साइंस कंप्लीट करने के लिए, तो साइंस का पेपर रिवाइज करने के लिए, साइंस का पेपर करने के लिए आपको सिर्फ 1 दिन का रिवीजन गैप मिल रहा है, सिर्फ 1 डे का। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ की टर्म्स या कुछ नोट्स भी दे रखे हैं सीबीएसई ने अपने डेट शीट के नीचे, वो देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। द एग्जामिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 17 नवंबर 2021। मतलब आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तो डेट शीट आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर आपको जो आपके माइनर एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 नवंबर से, या फिर जो कि आपके स्कूल में ही आपके टीचर्स करवाएंगे। ठीक है, तो वो सेपरेटली स्कूल्स को बता दिया गया है कि उन्हें किस किस तरीके से या किस किस टाइम पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो जो आपके माइनर पेपर्स होंगे या माइनर एग्जाम्स होंगे वो आपके 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और जो मेजर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 30 नवंबर से।
पहला पेपर आपका एसएसटी है एंड देन सेकंड पेपर आपका साइंस है। मेन फोकस मैं साइंस पर रख रही हूँ क्योंकि आपका साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एग्जामिनेशंस ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th विल बी ऑल्सो बी कंडक्टेड। इसमें आपका कुछ नहीं है। इसके बाद थर्ड देखिए, उसमें थर्ड पॉइंट में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर मेजर सब्जेक्ट्स विल बी 90 मिनट्स। यानी अगर आप मेजर पेपर्स के लिए टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स का मिल रहा है। आपको 90 मिनट्स मिलते हैं एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यानी जो आपके पहले सीबीएसई में 3 आवर्स मिलते थे एक पेपर को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन इस टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वजह से आपको पेपर सिर्फ 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे देखिए, फोर्थ पॉइंट लिखा है रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। पहले आपको क्या करते थे, 15 मिनट्स दिए जाते थे पेपर रीड करने के लिए, लेकिन अब 15 मिनट्स के इंस्टेड पर आपको 20 मिनट्स मिलेंगे पूरे पेपर को रीड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट कीप इन व्यू विंटर सीजन्स एग्जाम विल बी स्टार्टेड एट 11:30 AM इंस्टेड ऑफ 10:30 AM। सीबीएसई पहले 10:30 AM को पेपर स्टार्ट करवा देता था, लेकिन विंटर सीजन का ध्यान रखते हुए इस टाइम पर उन्होंने टाइम क्या रखा है, उन्होंने टाइम रखा है 11:30 AM। 11:30 AM आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको डायरेक्ट सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगी, जो कि है www.cbse.nic.in, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हमें पता चल गया कि हमारी डेट शीट आ गई है, हमें ये भी पता चल गया हमारा पेपर सेकंड को है साइंस का। अभी से लेके अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो 1 और 1.5 मंथ्स ही बचे हैं हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अभी क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना। अब डेट शीट आई है तो वो थोड़ा जागे हैं कि भाई हम पढ़ेंगे। साइंस का पेपर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि साइंस का एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, टर्म वन के अकॉर्डिंग साइंस का सिलेबस में हमारे 3 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 हमारा जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर, बिहेवियर, चैप्टर 1, 2, 3, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर इंक्लूड करता है, और टोटल मार्क्स बन रहे हैं इससे 60। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो यूनिट 2 है। यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है। ये हमारा अकेला सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि 10 नंबर का, मतलब 10 मार्क्स का पूरा इंक्लूडेड है। अब बायो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट आपकी नेचुरल फिनोमेना, 10th और 11th चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं। 10th चैप्टर हमारा लाइट है और 11th चैप्टर हमारा ह्यूमन आई वाला है, जिसमें से ह्यूमन आई वाला पोर्शन डिडक्टेड है, सब डिस्पर्जन वाला हमारा जो पार्ट है वो आ रहा है इस बार। और हमारी जो फिजिक्स इंक्लूड हो रही है वो हो रही है 14th नंबर की, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर के हमारे क्या आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, 10 नंबर की हमारी बायो आ रही है, और 14 मार्क्स की हमारी फिजिक्स आ रही है, ठीक है। तो टर्म 1 का, और देखिए टर्म 2 में भी हमारा सिलेबस है, और टर्म 1 और टर्म 2 को ही इंक्लूड करने के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा 10th का वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट्स का डिवीजन किस तरीके से है। यूनिट 1 जो है आपकी, यूनिट 1 इंक्लूड कर रही है केमिकल्स, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 2 इंक्लूड कर रही है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड चैप्टर 3 इंक्लूड कर रही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो 1 है, यूनिट 1 में बेसिकली आपके केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि आपके 16 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 2 कौन सा है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और चैप्टर 3 कौन सा है हमारा, मेटल्स, नॉन मेटल। फिर आते हैं हम हमारी सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट हमारी अकेली लाइफ प्रोसेस, जो कि बायो की है, ये कैरी कर रही है हमारे 10 मार्क्स। पूरे पेपर में से 10 मार्क्स की हमारी क्या आ रही है, सिर्फ बायो में से लाइफ प्रोसेस आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट हमारी 2 चैप्टर्स इंक्लूड करती है फिज़िक्स में, जो कि हमारा पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमारा पूरा कंप्लीट आ रहा है। और जो चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से ह्यूमन आई वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, आपका सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड वाला पोर्शन आ रहा है। और ये पूरा सब इंक्लूड करने के बाद आपको 14 मार्क्स का 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो यूनिट डिविजन हमें पता चल गई कि यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, चैप्टर 1, 2, 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये जितने भी चैप्टर्स बता रही हूँ वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पर ही रखना है। इसके बाद यूनिट 2 हमारी बायो है, जिसको कि लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर 6, और ये अच्छी तरीके से कवर करना है। इसके बाद हमारा जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 हमारा चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को इंक्लूड करके बताया। चैप्टर 10 हमारा लाइट है और चैप्टर हमारा कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से ह्यूमन आई वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर कि हमें पता चल गया कि हमारा सिलेबस भी क्या है। ठीक है। अब उस सिलेबस को 1 महीने में करेंगे कैसे भैया, यही तो मेन चीज़ है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ना डेट्स फिक्स करी हैं कि आप कल से ही इस चीज़ को, या फिर कहो कि आज से ही इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हो। और मैं टारगेट लेकर चलती हूँ कि 20 अक्टूबर टू 20 नवंबर तक का, ठीक है, कि 1 मंथ में हम कर लेंगे। और बाकी आगे के डेज मैंने बफर पे छोड़ दिए हैं। अगर आप उनमें आपको रिवीजन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिवीजन नहीं करोगे, पर उन टाइम पर मतलब 20, जैसे कि आपको पता है कि आपके माइनर एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20 से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं, शायद आप इतना टाइम ना दे पाओ। तो मैंने सोचा है कि 19 अक्टूबर टू 20 नवंबर आपका मेन टाइम है, आप रिवाइज़ कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो, आप लेट नाइट पढ़ सकते हो, पर इस टाइम पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर अगर कर लिया तो जीत लिया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, मैंने अक्टूबर से स्टार्टिंग करी है, तो 20 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर आपको बायो करनी है, चैप्टर 6, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। ठीक है। मैंने 5 to 6 डेज दिए हैं यहाँ पर बायो के लिए। तो आपको अपने तरीके से कि आप कितना एक दिन में कितना पोर्शन कवर कर पाते हो और 6 डेज में कितना कितना कर पाओगे। ठीक है। आपको उस तरीके से अपने चैप्टर को डिवाइड करना है कि आप एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, आप एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। ऐसे करके आप बायो के अपने जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसको 6 डेज के लिए डिवाइड कर लो कि इस दिन मैं ये पोर्शन पढ़ सकता हूँ, इस दिन में ये पोर्शन हो जाएगा। तो और उस पोर्शन को करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप उस पोर्शन को आज के छोड़ के कल पे कर दोगे। तो आपके पेपर में सिर्फ एक ही मंथ रह रहा है। ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन 1 मंथ रह रहा है और आपको ये कंप्लीट करके ही जाना है। इसे कंप्लीट करे बिना आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपने लाइफ प्रोसेस छोड़ दिया तो आपके 10 के 10 नंबर बिना बोले ही उड़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको मेन फोकस रखना है कि आपको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि एक ही चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 to 25 अक्टूबर बायो के लिए दिए हैं। आपको यहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है, आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं कहीं और से पढ़ने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी रीड करिए, एनसीईआरटी थोरोली पढ़िए। इसके बाद 26 to 27 अक्टूबर, 26 to 27 मैंने रिवीजन के लिए दिया है कि आपने जितना भी बायो पढ़ा है इस पिछले 6 दिनों में उन्हें रिवाइज़ करिए। 2 दिन आपके पास है, अच्छे से रिवाइज़ करिए। ठीक है। अब इसके आगे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। इसके आगे देखिए, अगर आपने आपकी यहाँ तक आपकी बायो कंप्लीट हो गई। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हमारी केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पर 28 अक्टूबर टू 8 नवंबर, ठीक है, मैं केमिस्ट्री के हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है। 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास और हमें ये चैप्टर्स एक चैप्टर के लिए 4 डेज ही देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के लिए जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, इन तीनों के लिए मैंने 4 डेज दिए हैं। 4 डेज में आप इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। फिर मैंने उसके बाद 9 नवंबर टू 10 नवंबर रिवीजन कहा है। रिवीजन के लिए टाइम दिया कि आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे वो एसिड बेसिस का है, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस का है, चाहे नॉन मेटल्स का है, आपको वो सारा रिवाइज करना है। ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा है एनसीईआरटी में से, चाहे वो रिएक्शंस हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ है, आपने सब पढ़नी है, सब दोबारा रिवाइज करना है, आपने सब वापस रिकॉल करना है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री के पोर्शन के बाद हम आते हैं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन पे। सो 10 नवंबर टू
18 नवंबर तक के लिए मैंने फिजिक्स के लिए दिया है। आप चाहो तो लाइट वाले चैप्टर्स के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कलरफुल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप 5 डेज इसको 5 डेज या 6 डेज इसके लिए दे दो, देन जो बाकी टाइम बचे आप उसको इसमें कलरफुल वर्ल्ड के लिए दे दो, क्योंकि कलरफुल वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक आध दो दिन में भी पढ़ के उसको निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे 19 to 20 आपको फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स पढ़े, चाहे वो लाइट पढ़ा, चाहे वो कलरफुल वर्ल्ड पढ़ा, आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये था फिजिक्स का पूरा। तो आपको 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया कि आपको किस किस तरीके से रिवाइज करना है। अगर जिस बच्चे ने अब तक भी नहीं पढ़ा कुछ, वो भी इस एक मंथ में पूरा रिवाइज करके अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए और ध्यान से अपना टाइम टेबल सेट करिए। इसके बाद है हमारा कि अब तो हमने देख लिया कि पेपर कैसा है, हमने सिलेबस देख लिया कि किस तरीके से है, हमने सिलेबस पढ़ लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चे पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आ रहा है, टर्म 1 तो हमारा पूरा ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि कई बच्चों के ऐसा होता है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जाते हैं, उन्हें पता रहता है कि ये होगा, फिर भी वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करें, या फिर किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैंने 4 स्टेप्स बनाए हैं। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप है कि आपको एनसीईआरटी थॉरोली रीड करनी है। ठीक है, आप एक एक लाइन को, एक एक एक्टिविटी को, सबको अच्छे से रीड करेंगे। सेकंड पॉइंट भी मेरा यही है, आपको सारी एक्टिविटीज़ टॉपिक से रिलेटेड आप ऐसा करिए, आप जिस दिन जैसे कि मैंने अभी पीछे सिलेबस में बताया, पीछे ये सिलेबस में बताया है कि आप एक मंथ में कैसे करेंगे। जैसे आपने बायो का पढ़ लिया, बायो का आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, मान लो कि आपने न्यूट्रिशन ले लिया। ठीक है, आपने न्यूट्रिशन का ले लिया, अब न्यूट्रिशन का आप किस तरीके से करोगे। न्यूट्रिशन आपने पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी से न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद उसके आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं, आपने एक्टिविटीज़ भी ढंग से पढ़ ली। ठीक है, एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक निकालिए प्रीवियस ईयर की, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हों प्रीवियस ईयर के, या फिर कुछ क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर के, और देखिए कि उनमें किस टाइप से न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखिए, आपने क्वेश्चंस देख लिए, आपने अच्छे से उन क्वेश्चंस को ट्राई किया कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बैंक निकालिए, या फिर आप एग्जाम्पलर निकालें एनसीईआरटी की, कुछ भी निकालिए, और उस टॉपिक के, सेम टॉपिक के आपको एमसीक्यूज करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये आपको डेली टू डेली करना है। किस तरीके से करना है, आपने टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने डाइजेशन सिलेक्ट कर लिया, आपने डाइजेशन थॉरली बुक से पढ़ना है। उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो पढ़नी है। एकदम अच्छे से आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसी टॉपिक के, सेम टॉपिक के आपने एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। एमसीक्यूज़ पढ़ लिया आपने, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आ रखे हैं, या क्वेश्चंस किस तरीके से आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर में किस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक निकालना है, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, ये मेन है। इसी तरीके से आपने सभी चैप्टर्स के 20 नवंबर तक आपने सभी क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर देने हैं। इसके बाद आपने यहाँ तक कर दिया, आपने पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ लिए, आपने कर लिए। फिर 20 नवंबर से ऑनवर्ड्स आपने क्या करना है, आपने जितने हो सके मॉक पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करने। आप डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करें। ठीक है, डेली आपको एक सैम्पल पेपर, कम से कम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही करना है। आप साइंस का डेली एक सैम्पल पेपर सॉल्व करें जब तक आपका पेपर नहीं होता। आप बीच में एसएसटी के लिए एक आध दो दिन गैप कर सकते हैं, पर उस टाइम पर ट्राई करें कि आप एक सैम्पल पेपर तो सॉल्व करें ही करें। ठीक है, तो आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही करना है, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से करना है। तो चैप्टर वाइज हमें कैसे तैयारी करनी है,
अगर चैप्टर केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायो का है, तो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज हम किस तरीके से प्रिपेयर करें एक चैप्टर को, ताकि हमारा क्लास 10th का जो साइंस का पूरा सिलेबस है वो ईजिली कवर हो जाए और हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।